हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारी पॉलिटिक्स की क्लास नंबर 4। 3 क्लासें मैं आपको पहले करा चुका हूं और लास्ट जो टॉपिक हमने खत्म कर लिया था वो था हमारा मौलिक अधिकार। तो इस सीरीज के जरिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करा रहा हूं। अगर आपको जल्दी से जल्दी जीके खत्म करनी है, आप पे टाइम कम है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है आपके लिए। आप इस सीरीज के जरिए समझ सकते हैं और मार्क करते हुए चल सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है, इसके लिए आपके पास लूसेंट बुक जरूर होनी चाहिए, उसमें आप पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलिए। बाद में अब जब उसकी 2-3 बार रिवीजन करेंगे खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपका बहुत अच्छा जीके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है ये समझने का भी और मार्क करने का भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है आप सभी को कि लूसेंट बुक में क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। तो क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं आपको समझा भी दूंगा और मार्क भी करा दूंगा। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं उनका तात्पर्य यह है कि सरकार समाज को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, शासन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए जो और कदम ले सकती है, वही सारे कदम इसके अंदर बता रखे हैं। ठीक है, तो पहली सीधी बात यह है, सरकार चाहे तो इन कदमों को उठाए या ना उठाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो आप न्यायालय में जा सकते थे, लेकिन अगर नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई बात है और वो बात सरकार फॉलो नहीं कर रही, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में, कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को मार्क कीजिएगा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यह पूर्णतः राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इन तत्वों को लागू करे या ना करे। राज्य की जिम्मेदारी है, करना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं कर रही है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, और मेन बात, ये हमारे संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है? संविधान के भाग नंबर 4 में, संविधान के भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और इसकी प्रेरणा हमारे देश को कैसे मिली? आयरलैंड के संविधान में ये पहले था, वहां से आइडिया लेकर हमने अपने संविधान में इसे ऐड कराए। तो ये चारों बातें आप मार्क कर लीजिएगा, भाग 4 में है ये। आयरलैंड के संविधान से हमने प्रेरणा ली और न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। राज्य की अपनी मर्जी है वो इसे लागू करे या ना करे। ठीक है, तो ये 4 बातें थी फर्स्ट। इसके बाद है, इसको क्यों लागू कराया जाता है? तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, समाज की उन्नति हो और समाज आर्थिक रूप से और मजबूत बन पाए, इसीलिए बस इसे लागू कराया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस लाइन को आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, उन सबको डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 39। इसके अंदर बता रखा है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आता है निःशुल्क विधिक सहायता कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 39। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं और आपके पास आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, आप एक लॉयर नहीं ले सकते, तो आपको सरकार लॉयर प्रोवाइड कराएगी। ये लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद नंबर 39 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 40, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो जब संविधान बना था तो ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत लिखा हुआ था, लेकिन इस सुविधा को अब सरकार ने सबको प्रोवाइड करा दिया है। अब हर गांव में ग्राम पंचायत और शहर में नगर निगम की स्थापना कर दी गई है। तो अनुच्छेद 40 क्या बताता है? ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके। आर्टिकल नंबर 44 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा इसे। इसके अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता, यूसीसी और CCCC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी आजकल। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 44। 4 बराबर है, तो एक समान सिविल संहिता के बारे में अनुच्छेद नंबर 44 में बता रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल मार्क करना है यहाँ पे, अनुच्छेद नंबर 48। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 48 में कृषि पशुपालन का संगठन, ये आपसे कम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 48 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका अलग काम करेगी, दोनों एक दूसरे काम में बाधा नहीं करेंगी, ये बोला गया है। ठीक है, न्यायपालिका आपको पता है बिल्कुल स्वतंत्र रहती है, जो उसका फैसला होता है वही रहता है। कार्यपालिका के लोग उसमें अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, तो दोनों बिल्कुल पृथक रहेंगे, डिवाइड रहेंगे, ये बता रखा है अनुच्छेद नंबर 50 में। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद 350। तो अनुच्छेद नंबर 50, 48, 44 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, और 43 पढ़ना चाहे तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन बन चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, तो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और निर्वाचन मजदूरी मतलब जो मजदूर संघ बनते हैं वो सब कुछ अनुच्छेद 43 के अंतर्गत बनते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 4-5 आर्टिकल थे, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नीति निर्देश सिद्धांत में बस आपको इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उसे देख लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कई बार। केटी शाह की स्टेटमेंट है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे, राज्य की मर्जी है ये नीति निर्देशक तत्व को लागू करे या ना करे, तो ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करती है। किसने कही थी स्टेटमेंट? केटी शाह ने, मार्क कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आगे आता है आपका भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के का भाग में अनुच्छेद 51 का में, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से, हमारे संविधान में से जोड़ा गया है। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन का जोड़ा गया? जब हमारा संविधान बना था 1950 में, हमारा संविधान जब बन रहा था उस समय इसको हमारे संविधान में ऐड नहीं करा गया था। जब बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उस टाइम मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रूस के संविधान से हमारे संविधान में से लिया गया है। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसे याद पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार बस आप सिंपल पढ़ते हो चले जाएगा कौन कौन से हैं मौलिक कर्तव्य। देश की रक्षा करना आपको इजी समझ में आ जाएंगे, बस आपको याद ये होना चाहिए कितने हैं टोटल, 11 हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड हुए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो एक बार आप 11वें नंबर मूल कर्तव्य को पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। तो बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान कराना हमारा आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A में ऐड करा हुआ है, मौलिक अधिकार के रूप में भी इसे ऐड करा हुआ है। किसके द्वारा ऐड हुआ था? 86 संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा सन 2002 में संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया और मूल कर्तव्य के अंदर भी ऐड किया गया। ये पहले किसके अंदर था? नीति निर्देश सिद्धांत के अंदर था, बाद में इसे मूल अधिकार बनाया गया। संविधान संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा बना, उसे भी याद रखिएगा, और कौन से आर्टिकल में आता है ये, इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम संघीय कार्यपालिका की तरफ। जो हमारी कार्यपालिका है, सरकार है, उसके अंदर कौन कौन से पद होते हैं और उनकी क्या विशेषता है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका का हेड कौन होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका के बारे में आपको बता रखा है संविधान के भाग नंबर 5 में, इसे मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा साइड में आप इसे। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो है राष्ट्रपति, इसको बस इतना मार्क कर लीजिएगा, सारी शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है। आगे आपको मार्क करना है कि राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में हमें बता रखा है, इसे मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला नंबर तो है वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, काफ़ी कॉमन बात है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो यहाँ पर कहीं पर 35 वर्ष है, लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, तो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। 35 वर्ष आयु चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, तो इसे जरूर याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता हो ऐसा कोई व्यक्ति हो, राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा का सदस्य चुना जाना योग्य होगा तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 3 शर्तें हैं यहाँ पे, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ठीक है, तो ये 3 शर्तें याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद की योग्यता है ये। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के बारे में। तो मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस पॉइंट को याद रखिएगा, निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। निर्वाचित कौन है? जो चुने जा चुके हैं। लोकसभा में जितने भी चुने गए सदस्य हैं वो सारे सदस्य वोट डालेंगे, राज्यसभा के चुने हुए सभी सदस्य हैं, और साथ में जितने भी जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, मुंबई, महाराष्ट्र है, इन सब में जितनी विधानसभाएं हैं उन सभी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। और इसी के साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनको जोड़ दिया गया है कि इन यूनियन टेरिटरीज के जो विधानसभा के सदस्य हैं ये लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं आपकी, पुद्दुचेरी और दूसरा है आपका दिल्ली। इन दोनों यूनियन टेरिटरी के जो विधानसभा के लोग हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो कौन कौन वोट दे सकता है ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आप 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, इससे रिलेटेड बन चुके हैं। ठीक है, तो इसे जरूर मार्क कर लीजिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुद्दुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। मान लीजिए आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जो निर्वाचन मंडल है, ये देखिए निर्वाचन मंडल में ये सारे सदस्य आते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करे थे। इन सदस्यों में से 50 सदस्य आपका नाम प्रपोज करें। मान लीजिए यहाँ पर एक संस्था है जो कि नाम लिखती है राष्ट्रपति पद के लिए, तो यहाँ से इस निर्वाचन मंडल से 50 सदस्य जाकर प्रपोज करेंगे, ये होंगे प्रस्तावक, जो कि आपका नाम का प्रस्ताव यहाँ पर लेके जाएंगे कि इस नाम को आप राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकित कर दें। ठीक है, और साथ में अलग से 50 लोग इस निर्वाचन मंडल के चाहिए जो कि इसको सपोर्ट करें, अनुमोदक। ठीक है, सपोर्ट करने वाले 50 अलग से आपको सपोर्ट करने वाले हों, तो 50 आपका नाम प्रपोज करें नामांकन के लिए और 50 आपको अलग से सपोर्ट करें, और वो सारे सदस्य निर्वाचन मंडल के हों, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। आप सभी को पता है, कोई व्यक्ति जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है। वो जितनी बार भी जीतेगा हर बार उसे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। कोई सीमा नहीं है हमारे संविधान के अनुसार कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब होता है एक व्यक्ति है जैसे, और 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, ए बी सी, ये तीनों इलेक्शन में प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हैं, तो ये व्यक्ति 3 वोट दे सकता है। ठीक है, चाहे तो वो तीनों वोट इसको दे दे, चाहे एक एक वोट सबको दे दे, या एक व्यक्ति को 2 वोट दे, एक को 1 दे। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इसका इलेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इसको भी, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ऊपर से पढ़ते हो जाएंगे तो अपने आप ही याद हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर कोई भी विवाद आ जाता है, कोई भी परेशानी आ जाती है, तो उन सबका जो निपटारा करने का अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को है। जैसे MP MLA का चुनाव होता है, उस समय अगर कोई भी परेशानी दिक्कत आ जाएगी तो उसको सुलझाएगा कौन? चुनाव आयोग सुलझाएगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय जो भी परेशानियां हैं उन्हें सुलझाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आप सभी को पता होगा कि 5 वर्ष के लिए एक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। ठीक है, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सामने शपथ लेता है। अगर वो उपस्थित नहीं होगा तो जो दूसरा उच्चतम न्यायालय का दूसरा जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके सामने शपथ ले लेगा। ठीक है, तो किसके सामने शपथ लेता है? बस ये पढ़ लीजिए, मुख्य न्यायाधीश समक्ष शपथ लेता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, जितने भी अभी तक राष्ट्रपति रहे सबका नाम दिया हुआ है और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, वो मैं आपको बता दूंगा और आप उसे लिख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले भारत के व्यक्ति भी हैं। ठीक है, 1950 से 62 लगभग 12 साल तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है किसी भी राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और बाद में ये प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है भारत के? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके वीवी गिरी जी, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब जिस समय पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं रहे, किसी भी कारण से मृत्यु हो गई हो या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, तो प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं रहे। और मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है और 3 साल बाद अगर कोई प्रेसिडेंट हट जाता है और 2 साल का टाइम अभी बचा हुआ है, तो नए राष्ट्रपति को नहीं चुना जाता है। उस समय जो उपराष्ट्रपति है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वही राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाले। ठीक है, तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, और उस समय प्रेसिडेंट के पद पर कोई नहीं था, तो इसीलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, पहले तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनका जब चुनाव हुआ था तो उस समय इनके जो अपोजिशन में थे, जो भी इनके अपोजिशन में लड़ रहा था चुनाव, वो भी काफ़ी स्ट्रांग थे। तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव के समय दूसरे चरण की मतगणना भी करनी पड़ी, या आप कह सकते हैं सबसे कम अंतराल से राष्ट्रपति ये चुने गए। ठीक है, 2 फैक्ट हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के, और इनकी मृत्यु भी इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है फखरुद्दीन अली अहमद का, तो इसे मत याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका नीलम संजीव रेड्डी, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना इनके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ये निर्विवाद राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा,
सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति हैं नीलम संजीव रेड्डी, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है यहाँ पे आर.वी. रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन जो है हमारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा उम्र में जो प्रेसिडेंट बने वो व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आर वेंकट रमन जी। तो ये कुछ नाम है इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आपको याद ही होगा। ये पहले प्रेसिडेंट थे जो राजनीतिक से नहीं थे, ठीक है। ये बाकी लोग राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन ये राजनीति से नहीं जुड़े थे, ये साइंटिस्ट थे और इन्हें राजनीति में लाके इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था भारत का। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजनीति बैकग्राउंड से नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। प्रथम महिला कौन बनी? प्रतिभा पाटिल, 12वीं। और अभी कौन से राष्ट्रपति हैं? रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। 14वें जो राष्ट्रपति हैं देश के वो कौन है? रामनाथ कोविंद। नंबर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है राष्ट्रपति के बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम। मैंने आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताया, क्या होता है आपको पता चल गया होगा। तो देखिए, जब प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है तो कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। लेकिन मान लीजिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अपने पद पर नहीं है, तो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने की ड्यूटी बनती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो एक समय आया 1969 के टाइम पे, उस समय ना प्रेसिडेंट अपने पद पर थे ना वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो पहले न्यायमूर्ति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाने की। तो राष्ट्रपति को 2 तरीके से हट सकते हैं राष्ट्रपति अपने पद से। एक तो वो खुद हटना चाहें, अगर वो खुद हटना चाहते हैं तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं, और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना त्यागपत्र प्रदान करेंगे, ठीक है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट हटना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को प्रदान करते हैं, एक दूसरे को ये दोनों अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। दूसरा है, अगर हम उन्हें हटाना चाहें, ठीक है, अगर लोकसभा राज्यसभा को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है जो कि संविधान के क्षेत्र से बाहर का है, तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में संविधान के अनुच्छेद 61 में बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है और महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, कैसे प्रक्रिया काम करती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आसान शब्दों में समझें तो देखिए, कोई सा भी हाउस हो, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, इनमें से किसी भी एक हाउस के 1/4 लोग, अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 का 1/4 25 लोग एक प्रस्ताव को पास कर दें, ये महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर दें कि हाँ उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कि संविधान के क्षेत्र से बाहर है, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रही है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी एक सभा से, किसी भी एक हाउस से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। स्टार्ट करने का तरीका है 1/4 लोग उस हाउस के इस प्रस्ताव को पारित कर दें। फिर क्या होगा? इसके बाद 14 दिन की सूचना राष्ट्रपति के पास जाएगी कि उनके ऊपर महाभियोग लग चुका है, ठीक है। 14 दिन के बाद अगला स्टेप होगा कि ये फिर से लोकसभा में ये आएगा महाभियोग, ठीक है। 14 दिन कार्रवाई चलेगी कि ये सही था या नहीं था। उसके बाद 2/3 बहुमत से लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद 2/3 बहुमत से ये राज्यसभा में पारित होना चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों से 2/3 बहुमत से ही पारित हो जाएगा, तब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर अपने आप हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझा दिया मैंने आपको। कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। कैसे स्टार्ट होगी? 1/4 लोग वहाँ के प्रस्ताव को पारित कर दें, फिर 14 दिन की सूचना राष्ट्रपति के पास जाएगी। उसके बाद इसे 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना पड़ेगा। उसके बाद महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति कैसे हट सकते हैं इसे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क करना है वो है राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी अपने पद पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो यही है राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है तो अनुच्छेद बताता है आपका, अनुच्छेद नंबर 65 आपको बोलता है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको बता रखा है कि राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज
प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, उत्तराधिकारी अधिनियम सिंपल था, यही सब बता रखा है। आगे इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, तो बस यहाँ पे आप इसे सिंपल मार्क कर लीजिएगा, जो भी आर्टिकल इससे रिलेटेड है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। राष्ट्रपति को मासिक वेतन मिलता है 5 लाख रुपए, और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इन्हें जो पेंशन मिलती है वो मिलती है 9 लाख रुपए प्रति वर्ष। प्रति वर्ष पेंशन 9 लाख रुपए है, और प्रति माह सैलरी जो मिलती है वो 5 लाख रुपए है। और ये कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि, याद रखिएगा, इसे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की संचित निधि से इन्हें वेतन और पेंशन मिलता है। संचित निधि कह सकते हैं भारतीय खजाना। ठीक है, तो यहाँ से इन्हें पेंशन और वेतन मिलता है, जो कि आयकर से मुक्त होता है, इस पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हैं। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को चुना नहीं जाता, ये इलेक्शन के जरिए नहीं चुने जाते हैं, इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि मंत्रिपरिषद में हम किस किस सदस्य को लेना चाहते हैं, और उन सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जज हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कैग है हमारे, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। साथ में राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, 3 जने होते हैं ना चुनाव आयुक्त में, उन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी होती है। नेक्स्ट आपके संघीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। इसके बाद वित्त आयोग के सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इसके पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक वर्ग के आयोग, भारत के राजदूत जितने होते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासक। ठीक है, इसे आप एक पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने मार्क कर दिया है, उन्हें मेनली आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधानमंडल में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं वो बता रखा है यहाँ पे। तो देखिए, संसद में कोई भी विधेयक अगर पारित हो रहा है तो वो तब तक सफल नहीं होता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। कोई एक बिल है, वो पहले लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन वो कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे। तो यही ये बता रहा है कि राष्ट्रपति साइन करने के बाद ही एक विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट विधेयक होते हैं जिनको लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नाम है धन विधेयक, जो कि किसे बता रखा है? अनुच्छेद 110। ये पूरा रट लीजिए एकदम, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दे रखा है, ये रटा होना चाहिए आपको, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। धन विधेयक तभी पारित होगा जब आपने पहले से राष्ट्रपति से परमिशन ले रखी है, तभी इसे आप लोकसभा में पारित कर सकते हैं, लोकसभा में ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल जो बिल होते हैं वो डायरेक्ट लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास आते हैं। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे परमिशन लेने की, हम इसे लोकसभा में प्रस्तुत करें या ना करें। जब राष्ट्रपति परमिशन दे देंगे उसके बाद ये लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है आपका धन विधेयक, और ऐसा ही होता है जब आपको राज्यों का निर्माण करना हो, नया राज्य बनाना हो देश के अंतर्गत, या फिर कोई जैसे राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, उसको बड़ा करना हो या फिर छोटा करना हो। अगर ऐसा कोई विधेयक आप बनाना चाहते हैं, विधेयक पेश करना चाहते हैं लोकसभा में, तो भी आपको पहले से राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों विधेयकों को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़े ये। आगे हम बात करते हैं, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है, तो देखिए यहाँ पहली बात हो रही है साधारण विधेयक। अगर ये वाले विधेयक हैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण है, धन विधेयक है, संचित निधि से व्यय वाला विधेयक है, ये साधारण विधेयक नहीं है, ये अलग टाइप के विधेयक है। ठीक है, साधारण विधेयक जो होते हैं, साधारण जो बिल होते हैं, अगर उनके मामले में लोकसभा और राज्यसभा में बहस चल रही है, दोनों जगह से पास नहीं हो पा रहा है, लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो क्या होगा? राष्ट्रपति को अनुमति है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ताकि दोनों आपस में बातचीत करके विधेयक को पारित कर पाएं। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो किसके तहत है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में लिखा है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, दोनों लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्यों को एक ही साथ बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बताता है, और संयुक्त बैठक के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 108। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल्स, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। तो राष्ट्रपति के पास पहले 2 अधिकार हुआ करते थे। पहला तो कि वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, और दोनों कौन से समुदाय के होने चाहिए? एंग्लो भारतीय समुदाय के। एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, पहले ही अधिकार था, लेकिन
104वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके द्वारा इस अधिकार को राष्ट्रपति के खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 12 सदस्य जो कि कला, साहित्य या फिर विज्ञान से रिलेटेड हों, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मनोनीत नामजद कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 याद रखिए। आर्टिकल नंबर 80 में लिखा है कि 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति का शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश देखिए आपका अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों अभी काम नहीं कर रहे हैं, दोनों अभी बंद चल रहे हैं, क्योंकि इनकी एक मीटिंग जो एक सेशन होता है वो सेशन हो चुका है, दूसरा सेशन होने में अभी टाइम है, 2 महीने का मान लीजिए टाइम है बीच में। तो बीच में कोई मुद्दा आ गया जिस पर कानून बनाना इंपॉर्टेंट है, जिस पर एक कानून बनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कानून को बनाने के लिए ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि वो अध्यादेश जारी करके आर्टिकल 123 के तहत एक कानून बना दे थोड़े समय के लिए, जो कि 6 सप्ताह तक काम करेगा, जिसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, तो याद रखिए कब तक इसका प्रभाव रहेगा इस कानून का? 6 सप्ताह तक, क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा काम करने लग जाएगा, जब नेक्स्ट सेशन इनका चलेगा, तो इनका काम है या तो इस कानून को ये लोग पारित कर दें, तो ये बिल्कुल कानून बना रहेगा। अगर ये दोनों इस कानून को पारित नहीं करते हैं तो ये कानून अपने आप ही बंद हो जाएगा 6 सप्ताह बाद। ठीक है, तो एक थोड़े टाइम के लिए कानून बनाने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123 के तहत। लेकिन ये सिर्फ जो हमारी संघ सूची और संवर्ती सूची है, इसके अंतर्गत जो भी विषय दिए हुए हैं, इन्हीं के बारे में कानून बना के अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य सूची में लिखे हुए किसी भी विषय पर ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही सूचियों में जो भी बातें लिखी हैं उन्हीं पर ही अपने अध्यादेश को जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे अध्यादेश के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सैनिक शक्ति। तो सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में संहित है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति सभी सेनाओं के प्रमुख हैं, और इनके जो प्रमुखों की नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च सेनापति जो है सेनाओं का, वो कौन है? राष्ट्रपति है। और उनके प्रमुखों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का और क्या अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। समाधान की शक्ति इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 72 में लिखा है कि समाधान की शक्ति है, मतलब किसी बंदे को फांसी हो रही हो तो उसे ये आजीवन कारावास में बदल सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, तो किसी को कोई सजा हो रही है तो उसे कम कराने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 72 में ये बता रखा है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि भाग 18 के अंदर, जो संविधान का भाग 18 उसके अंतर्गत आपातकाल के बारे में बता रखा है। तो जो हमने पढ़ा था भागों के बारे में कि कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर भी हमने इसे पढ़ा था, और आगे भी हम इसे अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि क्या कौन कौन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 356 को लागू कर सकते हैं, 352 को लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसके तहत अगर हम लोग युद्ध में हो, हमारा देश कोई युद्ध लड़ रहा हो, या बाहर से हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो रहा हो, या देश भर में सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, देश में लोग गन वन लेकर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बंदूकें तलवारें लेकर लड़ाई कर रहे हैं, तो उस समय राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो पूरे देश में आपातकाल को घोषित कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात। मान लो राज्य में दंगे फसाद चल रहे हो, सरकार कुछ नहीं कर पा रही हो, तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो वहाँ पर अनुच्छेद 356 को लागू कर दे, जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन को लागू कर दे। वहाँ पर राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल फिर सरकार को चलाएंगे, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कोई भी दायित्व तब नहीं रह जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वित्तीय आपात। जिस समय देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि पैसे की बहुत कमी है, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है, तो उस समय वित्तीय आपात लागू होता है। आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात आता है, और न्यूनतम अवधि कम से कम 2 महीने के लिए वित्तीय आपात लगता है। ठीक है, तो कौन कौन से आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति का, वो हमने पढ़ ली। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने समय के लिए लगता है, कौन कौन से जो मौलिक अधिकार हैं वो बंद हो जाते हैं उस टाइम पे, और कौन से मौलिक अधिकार चलते रहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा कि 352 में पूरे देश के अंदर आपात, 356 में राज्य के अंतर्गत आपात, और 360 में वित्तीय आपात लगाया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट को मार्क कीजिएगा। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। मान लीजिए उन्हें कोई प्रश्न है, उसके ऊपर सवाल पे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, तो उनके पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछे कि इस बात पर उनका निर्णय क्या होगा, उनकी परामर्श क्या होगा, उनकी सलाह क्या होगी।
लेकिन उस सलाह को मानना ना मानना पूर्णतः राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो माने सलाह को ना माने। वो बाध्य नहीं है कि सलाह मिल गई तो माननी पड़ेगी, बस वो सलाह लेने का अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर जेबी वीटो के बारे में बता रखा है, इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि कोई विधेयक है वो कानून ना बने, तो वो क्या कर सकते हैं, जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का शक्ति क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं एक बार। जैसे कोई विधेयक है लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद वो राज्यसभा में पारित हो गया, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति का काम होता है उस पर साइन कर दें और उसके बाद वो कानून बन जाए। लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो नहीं चाहते अगर कि इसके ऊपर कानून बने तो वो दोबारा इसे भेज सकते हैं और वो दोबारा जाएगा लोकसभा में, फिर से उससे बहस होगी, फिर राज्यसभा में बहस होगी और फिर से वो राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। और अगर वो दोबारा से राष्ट्रपति के पास आ गया तो इस समय राष्ट्रपति के पास कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें उस पर सिग्नेचर करने होते हैं और वो उसके बाद कानून बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें सिग्नेचर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इस पर वो सिग्नेचर ना करें, ये कानून ना बने, वो दोबारा भेज भी नहीं सकते इसे। ठीक है, तो इस समय इनके पास एक स्पेशल अधिकार है जिसे कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, इसके तहत वो इसे अपने पास रख लेंगे इस विधेयक को और इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेंगे, ना इस पर साइन करेंगे, ना इस पर अपनी अनुमति देंगे और ना ही इसे मना करेंगे। तो जेबी वीटो का इस्तेमाल हो गया और यहाँ पर ये विधेयक यहीं पर अटक गया और इसके बाद ये कानून नहीं बना। ठीक है, तो ये होता है जेबी वीटो की शक्ति। इसका इस्तेमाल आज तक एक ही बार हुआ है, ज्ञानी जेल सिंह जो थे उस समय राष्ट्रपति थे, उस समय भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पारित हुआ था, इस पर इन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया था। ये उदाहरण हमारा जेबी वीटो का, तो इसे समझ लीजिए, इतना रटने की जरूरत नहीं है। जेबी वीटो शक्ति क्या है ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको पॉइंट्स पहले बताए थे कि राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद पहले, वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा। फिर डॉक्टर एस राजेंद्र कृष्णन दो बार उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, या फिर सबसे कम अंतराल से ये प्रेसिडेंट बने थे। और नीलम संजीव रेड्डी एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा इन्होंने, पहले हार गए, दूसरी बार ये निर्विरोध, इनके जो अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ये अकेले राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। नेक्स्ट आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कुछ मैंने अलग से फैक्टर बताए थे आपको वहाँ पर, उन्हें बस यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे इतने फैक्ट्स लिखे हुए हैं क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब खत्म होते हैं। राष्ट्रपति का पद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, या फिर जो दोनों संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, 108। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आगे भी ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अनुच्छेद कौन से में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और बाद में आप आगे पढ़ते रहेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।